हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। जैसा कि पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेडिवल एज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है बिफोर चौसर, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। दूसरी एज है एज ऑफ जेफरी चौसर, और जो तीसरे नंबर पे आती है वो है एज ऑफ रिवाइवल। तो हम इन तीनों पीरियड्स को, तीनों एजेस को हम मेडिवल एज के सब पार्ट्स कहते हैं। तो आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, तीनों एजेस को। कोई अगर आप मेडिवल एज के बारे में सर्च करेंगे तो इन तीनों वीडियो के रिलेटेड, इन तीनों टॉपिक्स के रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा। तो जब आप इनको अलग अलग सर्च करेंगे तो हर एज के फीचर आपको अलग अलग नज़र आएंगे। इस तरह आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने भी मेडिवल एज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर चौसर, जिसे एंग्लो नॉर्मन कहते हैं, एज ऑफ चौसर। तो उसके बाद वाली आती है एज ऑफ रिवाइवल। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। जो एज यू नो दैट जेफरी चौसर वाज बोर्न इन 1340 एंड डाइड इन 1400। तो ये वाला जो पीरियड है, इसे हम कहते हैं एज ऑफ चौसर। तो इस एज में जो कुछ हुआ हम पढ़ेंगे। इसके इस एज का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इवेंट्स हम पढ़ेंगे। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस एज में, और ब्रीफली हम थोड़ा सा चौसर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। चौसर की लाइफ को हम डिटेल से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें चौसर की बायोग्राफी और उसके वर्क्स को डिटेल में बताया जाएगा। तो चौथा पॉइंट है कंटेम्परेरीज ऑफ जेफरी चौसर। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द एज। इस एज में तीन मेजर इवेंट्स हुए थे जिसके इर्द गिर्द इस एज के जो है, इस एज का लिटरेचर रिवॉल्व करता है, लिटरेचर में रिवॉल्व करता है। एक है 100 ईयर वार। ये फ्रांस, दिस वार वाज फॉट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो ये वक्फे वक्फे तक जारी रही थी, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। तो ये तकरीबन मोर देन 100 ईयर तक जारी रही थी, इसलिए इसे कहते हैं 100 ईयर वार। दूसरा पॉइंट है प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी बाद में नाम दिया गया। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज थी जो खास किस्म के बैक्टीरिया से फैलती थी। इस प्लेग की वजह से, इस प्लेग से 1/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड की मुतासर हुई थी, और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो तीसरा पॉइंट है पीजन रिवोल्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द एज ऑफ चौसर। चौसर की एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजन रिवोल्ट आया जब 100 ईयर वार थी। तो हुकूमत ने हैवी टैक्सेस लगा दिए अवाम पे। तो उसके बाद ब्लैक डेथ की वजह से भी इकोनॉमिकली लॉस का सामना करना पड़ा। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने किसानों पे हाई टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से उनके अंदर एक रिवोल्ट पैदा हुई, एक बगावत पैदा हुई। तो जिसे हम कहते हैं पेजेंट रिवोल्ट। इट वाज स्टार्टेड इन 1381। तो वार टेलर था वो इस रिवोल्ट का लीडर था। कहा जाता है कि इंग्लिश हिस्ट्री में ये पहला पॉपुलर रेबिलियन था, यानी कि इसने सबसे पहले बगावत थी। इससे पहले इंग्लैंड के अंदर, विद इन इंग्लैंड जो है, बगावत नहीं हुई थी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट इवेंट इस एज के। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस एज की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। चर्च होल्ड डोमिनेट पावर। चर्च जो था वो स्टेट को भी कंट्रोल कर रहा था, पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क के जो ऑर्गन्स हैं उनको चर्च कंट्रोल कर रहा था। तो जो क्लर्जी थे वही एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। तो इस तरह वो लोगों के जो बिलीफ हैं उनको मिसयूज भी करते थे। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इस एज का कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस एज की कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक पैशन ड्यू टू 100 ईयर वार। 100 साल जंग की वजह से एक नेशनलिस्टिक पैशन जो था वो लोगों के अंदर उभर रहा था। जो साइंस थी वो बेस्ड ऑन डॉगमेटिक रिलीजियस आइडियाज। तो वो फैक्ट बेस पे नहीं थी, रिसर्च बेस पे नहीं थी, एनालिटिकल बेस पे नहीं थी। वो डॉगमेटिक आइडियाज थे, गलत बिलीफ पे, जो साइंस बेस करती थी। एज वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी सेट अप टू फ्री सोसाइटी।
तो जो इससे पहले एंग्लो नॉर्मन में या इस एज में जो फ्यूडल सिस्टम था वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था, सोसाइटी फ्री हो रही थी। एमरजेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, इसमें जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसको वो स्टार्ट होना शुरू होगी, क्योंकि पहले एंग्लो सैक्सन में ओल्ड इंग्लिश थी, एंग्लो नॉर्मन में नॉर्मन फ्रेंच थी, तो कॉमन जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, मगर चौसर की एज में इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई। तो इस तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एज में प्रॉपर इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ हुआ, जो इंग्लिश में लिखी गई थी, जो बहुत सारे लोगों को जिसकी समझ थी आम लोगों तक पहुंची। जो तो इस एज में प्योर इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ हुआ, जिसको जेफरी चौसर ने लिखा। इस एज के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौसर, इसकी लाइफ के बारे में और इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो he was a civil servant in the royal court of Edward III. He also joined army and became a member of royal court. He learned three languages: French, Italian and English. इसने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में ऑफिशियली विजिट किए, इटली का विजिट किया, फ्रांस का भी, और भी डिफरेंट यूरोपियन कंट्री के विजिट किए। तो इसके जो वर्क्स हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं: फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला फ्रेंच पीरियड है, जो कि 1340 से लेके 1372 तक है। इसमें इसने दो इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे: रोमन डी ला रोज एंड बुक ऑफ डचेस। रोमन डी ला रोज बेसिकली ट्रांसलेशन है एक फ्रेंच वर्क, रोमैन रोमांट ऑफ द रोज की। तो दूसरा जो फ्रेंच इसका वर्क है वो है द बुक ऑफ डचेस। ये एक एलजी है ऑन ब्लेंच। तो ये वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। जॉन ऑफ गॉन्ट चौसर के बेस्ट फ्रेंड थे। फ्रेंच पीरियड के बाद आता है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड स्टार्ट होता है 1372 से 1385 तक। In this period, he studied and influenced by great Italian poets Dante, Petrarch, Boccaccio. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके वर्क्स हैं: द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, ट्रोलिस एंड क्रीसेड। ये एक लॉन्गेस्ट पोएम है चौसर की, जो कि जो इटालियन पोइट है बोकैशियो, उसकी इल फ्लिस्ट्रेटो, तो उससे इसका थीम लिया गया है। ये इसने डेडिकेट की थी अपने कॉन्टेम्प्रेरी पोइट जॉन गोवर को। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द हाउस ऑफ फेम। ये एक ड्रीम एलिगरी है, ये भी इटालियन पीरियड में लिखी गई। तीसरा इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इटालियन पीरियड का, वो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो ये थे इसके इटालियन पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स। आगे इसका इंग्लिश पीरियड्स और इसके कंटेम्प्रेरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश पीरियड में जो इसका मास्टरपीस है वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। इस पे हम एक अलग मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। तो अब हम इसके बाद कंटेम्प्रेरीज ऑफ द चौसर, इसके दो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरीज हैं जिनके बारे में पीपीएससी एफपीएससी में क्वेश्चन किए जाते हैं। जॉन गोवर है और विलियम लैंगलैंड। जॉन गोवर ने वॉक क्लेमेंटिक्स लिखी, अ लैटिन पोएम टू डिस्क्राइब द फॉल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस क्लासेस ऑफ सोसाइटी। उस एज में चर्च जो था वो करप्ट था, उस और गवर्नमेंट और चर्च करप्ट था। तो इसने उनके जो ड्रॉबैक्स है उनको हाईलाइट किया फॉर द सेक ऑफ रेफॉर्मेशन। तो इसका जो इंग्लिश वर्क है वो है इन द प्रेज ऑफ पीस। तो दूसरा जो इनका ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क है वो कन्फेशो अमेंटिस। तो इट वाज रिटन इन 1390, इज ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क। तो दूसरा जो जेफरी चौसर का कंटेम्प्रेरी है वो है विलियम लैंगलैंड। इसका मास्टरपीस है पियर्स द प्लोमैन। ये एक एलिगोरिकल पोएम है विद रिलीजियस थीम। तो इस तरह करके, तो ये था एज ऑफ चौसर के एलिगोरिकल पोएम्स थीम्स। ये थे दो इंपॉर्टेंट चौसर के कंटेम्प्रेरी, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड। दोबारा हम इस एज का रिव्यू करते हैं, हम इस एज में क्या क्या पढ़ा है। इस एज के हमने चार पॉइंट्स को डिस्कस किया है: हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द एज, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस एज की क्या थी, चौसर हिज लाइफ वर्क्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, कि उसके कितने पीरियड थे। तो एंड पे कंटेम्प्रेरी ऑफ
चौसर। अगली वीडियो में हम एज ऑफ रिवाइवल पढ़ेंगे जो कि मेडिवल एज का तीसरा पार्ट है। इस तरह मेडिवल एज मुकम्मल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।